आज के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं आज। एक्चुअली 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म कहिए दुनिया में रिलीज हो गई, जिसका नाम आप सबको मालूम है। वो थी द सीक्रेट 2006। और 2006 में ही वो मुझे मिल गई। तब बुक नहीं आया था, सिर्फ फिल्म आ गई थी। और आई डोंट नो व्हाई, समहाउ आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन। उस टाइम वहाँ से आता था, वो काफ़ी टाइम लगा, 1 महीना लगा वहाँ से वो शिपमेंट आने के लिए। मैंने वो फिल्म देखी, मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद मेरे ख्याल से 6 महीने में वो इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग ट्रेनिंग में उसका इस्तेमाल करने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। फिर धीरे धीरे वो किताब आ गया, किताब भी इतना पॉपुलर हो गया, द सीक्रेट छा गया। और उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि सीक्रेट में जो कहा गया है, बेसिकली क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि जो आप सोचते रहते हो वो आपके जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हो, वो अच्छा हो या बुरा हो। सो उनका फोकस कहां पे था? उनका फोकस था ऑन व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि मैं ये चीज 1975 से समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसे लगा कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है ऐसे नहीं कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा कि ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य कुछ और है। लेकिन वो जमाना अलग था, वहां पे ना तो इंटरनेट इतना पॉपुलर था, ना स्पीड थी। उस टाइम की स्पीड मुझे याद है, एक वीडियो देखने के लिए वो बफर होते होते, रेंडर होते होते 2-2, 3-3 घंटे लगते थे एट टाइम्स, 15 मिनट का वीडियो देखने के लिए। सो उस टाइम ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे मैं इस पर कुछ टिप्पणी कर सकूं। सो मैंने क्या किया कि जहां जहां पर मुझे पॉसिबल था, मैं इस चीज पे बोलने लगा अंडर द टाइटल द सीक्रेट बियॉन्ड द सीक्रेट। आप में से जो पूना के हैं, बंबई के हैं, आपने शायद मुझे सुना होगा तब। इनफैक्ट ये बाद में यही मेरा जो थॉट था, मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, ये यूट्यूब पे अभी भी है। अगर यूट्यूब पे जाके आप प्रदीप पवार द सीक्रेट बियॉन्ड द सीक्रेट टाइप करते हैं तो मेरा वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। मैंने ये कहा था उस वक्त कि सिर्फ सोचने से आपके जिंदगी में आपको जो चाहिए या नहीं चाहिए वो नहीं अट्रैक्ट होता। उसके कुछ इनर डायमेंशंस हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। इतना वो सुपरफिशियल नहीं है, देयर इज सम डेप्थ टू इट। और वो मैंने समझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद 2006 के बाद आज 2020 है, हजारों लोगों ने वो समझने की कोशिश की। और मैंने सिर्फ उस पर लेक्चर नहीं दिया था, जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें जो फॉल्ट मैंने डिटेक्ट किया था, जो फॉल्ट हम में होता है, उसको करेक्ट करने का भी एक तरीका सिखाया था। सो अगर वो करेक्शन आप करते हो और अगर आप फोकस करते हो आपका अटेंशन किसी चीज पर, तो उससे आप सिंक्रोनाइज हो सकते हो, जिसको रेजोनेंस कहते हैं। आप रेजोनेट हो सकते हो और वो चीज आपके जिंदगी में आने की संभावना बढ़ती है। 2006 के बाद आज तक बहुत लोगों ने ये समझने की कोशिश की, बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी में उसे आजमाने की कोशिस की, सक्सेसफुली आजमाने की कोशिश की।
सिमिलरली 2019 में मेरे हाथ में एक किताब आ गई, एक्सीडेंटली आ गई, और मैंने वो किताब पढ़ी। वो किताब थी, इफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस क्लियरली? दिस इज अ बुक कॉल्ड इकिगाई. This was written by two authors, Hector Gracia and Francis Miralles. अभी मैंने ये किताब पढ़ी, समझने की कोशिश की, और उसी वक्त ऐसे हो गया कि और कई लोग थे जिनको मैंने ये पढ़ने के लिए दे दी। नौजवान थे, कुछ ढूंढ रहे थे जिंदगी में, और उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तब कुछ सवाल लेके वो मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि हम कंफ्यूज्ड है इस होल कंसेप्ट के बारे में, हम कंफ्यूज्ड हैं, कैन यू गाइड अस? और तब मुझे लगा कि जैसे ये लोग कंफ्यूज्ड थे इस कंसेप्ट के बारे में, वैसे काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मैंने तब सोचा था, इट वॉज ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर अगो, मैंने सोचा था कि इस पर कभी बात करेंगे, लेकिन कभी टाइम नहीं आया। और इंसिडेंटली मैं गए 15 दिनों में पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का ही एक्सटेंशन है। तो इस वक्त मैंने सोचा कि इकिगाई पे आपसे बात करूं, सो यू अंडरस्टैंड अ वेरी वेल, आई वोंट से इट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नॉवेल्टी नहीं है, क्योंकि ये चीज हम समझते आए ही है। लेकिन ये किस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट किया है और इनको क्या कहना है, हम इससे क्या ले सकते हैं और हम इससे बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, ये मैं इस सेशन से अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये दोनों ने जब ये किताब लिखी तब मुझे लगता है कि इनका एक अलग नजरिया था इस टोटल सिस्टम के बारे में, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज इकिगाई? सो उनका सब टाइटल ही ये है कि द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मैंने जब ये किताब पढ़ी, फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, तब मुझे ऐसे लगा कि लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग का कोई कनेक्शन नहीं है, हैप्पी का है लेकिन लॉन्ग का कोई कनेक्शन नहीं है। बट बिकॉज दे फोकस्ड इट ऑन अ लॉन्ग लाइफ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। हमारे एक मित्र है मुंबई के रादर, जिनका नाम है योगेश अंबे। शायद योगेश अभी सुन भी रहे होंगे। सो योगेश रोज बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहते हैं फेसबुक की, मैं एंजॉय करता हूँ, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी पोस्ट उनके जो होते हैं वो ह्यूमरस होते हैं। जरा बंद कर। उन्होंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कैन दिस बी सीन? देखो जरा, कैन दिस बी सीन ऑन द स्क्रीन प्रॉपरली? ये पिक्चर आप देख रहे हो, यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो लोग एक ही चीज की तरफ देख रहे हैं, एक सुराग से, और एक व्यक्ति को सुराग के बाहर की जो दुनिया है वो दिख रही है जो वो पेंट कर रहे हैं, और दूसरे को सलाखें दिख रही है।
नजरिए में फर्क है। डू यू सी दिस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे मुझे लगा कि इनफैक्ट आई एम नॉट सेइंग वेदर दोज पीपल हु रोट दिस बुक वो सही है गलत है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इनका जो पर्सपेक्टिव था, नजरिया था, वो थोड़ा सा हटके था। और मैं जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस इकिगाई के तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गो टू द न्यूक्लियस ऑफ द एंटायर आइडिया। इसलिए प्रोबेबली दिस इज एन एनलाइटनिंग सेशन, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज्ड है उनका शायद कंफ्यूजन इससे दूर हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू दीज पीपल मीन बाय इकिगाई। अभी पहले हम इकिगाई शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। इकिगाई, इकी का मतलब जिंदगी, गाय का मतलब मीनिंग दैट वी फाइंड इन लाइफ। मीनिंग, जो हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या मकसद क्या है? मकसद क्या है? कुछ मकसद से जी रहे हैं या ऐसे ही जी रहे? फिर इन लोगों ने क्या किया, वहां पे लोग कैसे 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या सोचते हैं, इस पर इतना उन्होंने कंसंट्रेट कर दिया कि उसका जो एसेंस था वो मेरे ख्याल से कहीं निकल गया। और ये करते वक्त उन्होंने एक डायग्राम दिया जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। अभी देखिए, हाउ डू वी, वो कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई। क्या आपको आपका इकिगाई मिल गया है? क्या आपको आपका जीने का मकसद मिल गया है? तो वो कहते हैं वो कैसा मिलता है, वो मकसद हमें कैसे मिलता है? तो उन्होंने एक चार्ट दिया है। पहले वो चार्ट देखिए आप, मैं उसको जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूं। कैन यू सी दिस? इज इट ओके? पहले जो कॉलम है उसमें वो कहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लव। दूसरा कॉलम है वो कहते हैं कि व्हाट आर यू गुड एट। तीसरे कॉलम में वो कहते हैं व्हाट डज द वर्ल्ड नीड। और लास्ट कॉलम में वो कहते हैं व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। यू आर गेटिंग दिस? सो हाउ डू यू फाइंड योर इकिगाई? अगर आप जो चीज कर रहे हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं, इफ यू लव इट, अगर आप उसमें अच्छे हैं, यू आर गुड एट इट, अगर वो दुनिया को चाहिए, उसका कुछ फायदा होता है दुनिया को, डज द वर्ल्ड नीड इट, एंड वॉट यू कैन बी पेड फॉर। ये इन्होंने एक वेन डायग्राम दे दिया। इसके अंदर फिर मिशन, पैशन, वोकेशन, प्रोफेशन, ये सब इंक्लूड कर दिया। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। और उन्होंने कहा, ये 4 चीजें उन्होंने कही कि इफ यू लव इट, इफ यू आर गुड एट इट, इफ द वर्ल्ड नीड्स इट, एंड वेदर यू कैन बी पेड फॉर इट। अगर ऐसा कुछ आपके जिंदगी में है तो आपको आपकी इकिगाई मिल गई है। अभी ये कंफ्यूजन है कि जो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद उनका काम पसंद नहीं है। तो क्या उनको उनकी इकिगाई नहीं मिली? शायद वो उतने अच्छे नहीं है उसमें, शायद दुनिया को वो जो कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, और जो वो कर रहे हैं उसको सफिशिएंटली जो रिवॉर्ड है, पेमेंट है, उनको नहीं मिल रहा। तो फिर क्या है? तो फिर इकिगाई गई फॉर 6। व्हाट डज हैपन? सो ये कंफ्यूजन हो गया लोगों के मन में, और उनको ये समझ में नहीं आया कि अरे फिर मुझे मेरी इकिगाई मिल गई है या नहीं, क्या है।
So probably after 6 months, if you see, ये जब किताब आई, लोगों ने पढ़ी, कई लोगों ने इस पर कुछ टिप्पणी की। अगर YouTube पे आप जाते हो तो इसी को पकड़ के, इसी धारा को पकड़ के लोग एक्सप्लेन करने लगे, क्या है, कैसा है, लोग कैसे वहां पे 100 साल जीते हैं, वो क्या खाते हैं, वो 80% ही कैसे खाते हैं, 20% कैसे खुला रखते हैं अपना पेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि इनकी जिंदगी को इन 4 कॉलम में कैसे बिठाए, और उनको ये समझ में आया कि मेरी जिंदगी का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो इन 4 कॉलम में नहीं बैठ रहा। सो प्रोबेबली आई एम नॉट फाइंडिंग माई इकिगाई, सो फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दो। और इसलिए शायद 6-8 महीने के बाद ये किताब की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, थॉ हो गई, ठंडी पड़ गई, और इकिगाई कहीं बैकग्राउंड में चली गई। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इकिगाई क्या है, इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और किस संदर्भ में ये सोचा जाता है। कहां पर? ओकिनावा नाम के ऐसे प्रदेश में, जापान के एक प्रदेश में, ओकिनावा नाम के, जहां के लोग ये फॉलो करते हैं, ऐसा इनको कहना है। अभी ओकिनावा वो प्रदेश है जापान का जहां से कराटे का जन्म हुआ, वही ओकिनावा। सो अभी ये कहते हैं कि ओकिनावा के लोग इकिगाई फॉलो करते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं, और वो खुश रहते हैं इसलिए वो इतने साल जीते हैं। ठीक है, अभी हम एक दूसरी नजरिए से इकिनावा को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इकिनावा? आपके और मेरे अंडरस्टैंडिंग से देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इकिनावा? यू वांटेड टू से समथिंग? इकिगाई। सॉरी, इकिगाई। व्हाट इज इकिगाई? Ikigai is the innate liking that one has in a system. समझने की कोशिश करिए। इकिगाई वो चीज है जो हमें पैदाइशी, हमारे अंदर एक ऐसी चाह है जो हमें अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ। जैसे कि किसी को बचपन से ही कुछ मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्ट होता है, वो बचपन से कुछ मैकेनिकल चीजें करता है, ये खुलता है, वो बिठाता है। कई लोग बचपन से ही गार्डनिंग के तरफ इंक्लाइंड होते हैं। कई लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है बचपन से। कई लोग म्यूजिक की तरफ जाते हैं, कई लोग पेंटिंग की तरफ जाते हैं, कई लोग पढ़ाई की तरफ जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट बिकम्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एक लगाव, एक खिंचाव है, एक चाह है जो उन्हें उस चीज की तरफ ले जाती है जो उनको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग। किसी को साफ सुथरा रहने में अच्छा लगता है बचपन से। कई लोग बचपन से इतने सिस्टमैटिक रहते हैं, खुश रहते हैं उसमें। अभी ये चीज जो है उसे इकिगाई कहते हैं। जिस व्यक्ति को ऐसा कुछ मिलता है जिंदगी में जो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत करने की चाह होती है, उसके तरफ वो अट्रैक्ट होता है, उस चीज को इकिगाई कहते हैं। और ये ओकिनावा के लोग कहते हैं कि अगर आप बचपन से ही आपका इकिगाई फॉलो करते हैं
तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहते हो। ऐसे कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर नहीं, वो है क्या है, try to do what you like, then you will never have to work all your life. So you automatically start enjoying what you do. This is the basic essence of Ikigai. लेकिन होता क्या है कि हम ऐसे सोशल कंडीशंस में रहते हैं कि अगर हमको बचपन में ऐसे लगा कि मुझे तबला बजाने में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे फादर मदर या एनीबडी, वो हमें एनकरेज नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, ये बाजू में रखो, पहले पढ़ाई करो। सो हमारे यहाँ पर पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तबला बजा के, पेंटिंग करके या और कुछ ऐसा गार्डनिंग करके आप क्या करने वाले हो, खाओगे क्या। और इसलिए हमारा ये जो क्या कहते हैं इसे, झरना, आई विल कॉल इट झरना इटसेल्फ, इट्स अ फ्लो। मराठी में क्या कहेंगे इसको, स्त्रोत जो है हमारा, वो बचपन में ही मारा जाता है। हमारा इकिगाई बचपन में ही मर जाता है। फिर लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल जो प्रैक्टिकल है, वो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या जो भी है बन जाते हैं, अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जिंदगी का जो आत्मा है वो खो बैठते हैं, क्योंकि उनकी जो चाह है, उनकी रूह जिस तरफ जाना चाहती है, उसे जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और फिर वो अंदर से खोखले होते जाते हैं, अंदर से एम्प्टी होते जाते हैं, और फिर वो कुछ और ढूंढने लगते हैं, क्योंकि तब तक इनका इकिगाई सुकड़ जाता है, मर जाता है। दोस्तों, मुझे याद है, मैं जब छोटा था, मेरे बड़े भाई थे, वो मुझसे 7 साल बड़े थे, और स्कूल टाइम से ही उनका इंटरेस्ट था स्टेज पे रहना, ड्रामा में, स्कूल के ड्रामा में काम करना, डांस में काम करना। छोटे थे तब, उनको और कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंक्लाइंड था इन सब चीजों की तरफ। पढ़ाई की तरफ ध्यान था ही नहीं उनका। फिर जैसे जैसे वो 10th 11th में गए, वो फिर ढूंढने लगे कि कहीं लोकल एक्टिंग स्कूल्स है क्या, कहीं एक्टिंग प्लेटफॉर्म्स है क्या, वहां पे जाके एक्टिंग करने लगे, कुछ ना कुछ करने लगे। सो मेरे पिताजी इतने क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल हो गए कि ये क्या कर रहा है लड़का, अपना पढ़ाई छोड़ के ये कोई गाना बजाना। और उस टाइम आई थिंक दिस वाज इन द 60s, उस टाइम फिल्मों में काम करना या ड्रामा में काम करना प्रेस्टिजियस नहीं समझा जाता था। हमारे सर्कल में तो प्रेस्टिजियस नहीं समझा जाता था। और इनका बेटा वो कहाँ, वो ड्रामा विमा की तरफ जा रहा है। वो बहुत अपसेट हो गए, मेरी माँ अपसेट हो गई। और मुझे याद है, जितना पॉसिबल था उनको, उतना उन्होंने मेरे भाई को डिस्करेज किया। मुझे याद है, स्कूल खत्म होते ही मेरे पिताजी ने मेरे भाई को उठाया और उनके दोस्त की एक फाउंड्री थी कराड़ में, वहां पे उनके नौकरी को लगा दिया कि वो लेथ पे काम कर रहे हैं। अरे इस आदमी का आत्मा नहीं है उसमें, कितने दिन करेगा वो बेचारा, 6 महीने 8 महीने कैसे तो उसने कर दिया वो कुछ काम, भाग गया उधर से, आया वापस, माँ को बताया उसने कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरा जो आत्मा है वो कलाकार का है, मेरी रूह कलाकार की है, मुझे एक्टर बनना है। इस व्यक्ति की उम्र थी 18 साल। ना तो बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉन्वेंट, ही डिडंट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराठी, ना तो वो ठीक तरह मराठी बोल सकते थे,
ना मराठी की कोई उनको जो ड्रामा में या फिल्मों में जिस टाइप का मराठी लगता है, शुद्ध मराठी लगता है, वो मराठी उनको आती नहीं थी। ऐसे एक्टिंग का कोई बहुत बड़ी टैलेंट थी ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन चाह थी, इकिगाई थी। और एक दिन जब उन्होंने देखा कि ये इतना बढ़ रहा है, इतना विरोध घर में बढ़ रहा है, उन्होंने घर छोड़ दिया और बंबई भाग गए। बंबई ऐसा शहर जहां पे एक कोल्हापुर से आया हुआ लड़का एक्टर बनने के लिए गया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्या करेगा? कुछ नहीं था उसके पास, एक ही चीज थी और वो थी उसकी इकिगाई। कुछ मां से पैसे ले गया था, कैसा तो 1 महीना उसने निकाला इधर उधर रह के। फिर रहने का प्रॉब्लम, फिर कहीं जाके बिल्डिंग के जो स्टेयर केस होते हैं उसके नीचे किसी से परमिशन ली के वहां पे रहने लगे। करेंगे क्या काम? एक गैरेज में जाके, जो कोल्हापुर का ही आदमी था गैरेज वाला, उसके पास जाके काम करने लगे गैरेज में। वो कार पेंटिंग का गैरेज था, वहां काम करने लगे। उसका मन नहीं था इन सब चीजों में, उसका मन भी नहीं था खाने में पीने में, कुछ नहीं था। उसको एक ही चीज मालूम थी कि मुझे एक्टर बनना है, बस। He didn't think of anything कि अरे how is he going to survive and for how many days। फिर उसने कोशिश की कि जो आर्ट वो समझता है, उसे आता है, उसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने की उसने कोशिश की। दोस्तों, इसको हाफ इकिगाई बोलते हैं। हाफ इकिगाई, हाफ इकिगाई का मतलब, इफ यू फॉलो योर इनर पुल, जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको खींचती है उसकी तरफ, अगर उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं और उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तब आप हाफ इकिगाई में आते हैं। फुल इकिगाई नहीं, हाफ इकिगाई। लेकिन हाफ इकिगाई तक भी जो व्यक्ति आ सकता है, उसके जिंदगी में एक मैजिकल दरवाजा खुल जाता है, जो मेरे भाई के जिंदगी में खुल गया। और ऐसे सिचुएशंस हो गए, ऐसे सिचुएशन आप बिलीव नहीं करोगे और वो स्टोरी मुझे आपको यहां पे सुनानी नहीं है, लेकिन जिसको ये लोग सिरेंडिपिटी कहते हैं। आप उसको कोइंसिडेंस कहोगे, लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक सटल रेजोनेंस है। ऐसे चीजें घटती गई कि कई लोग उसे ऐसे मिले जिन्होंने उसे ऐसे प्रोड्यूसर के पास लेके गए जिनको एक ड्रामा करना था और जो एक नए फेस की इसमें थे, सर्च में थे। और इसको देख के जब उसने ड्रिपरी पहना दी, तो वो प्रोड्यूसर, जिनका नाम था प्रभाकर पंचीकर, उनको लगा कि अरे ये चाहिए मुझे, ये आदमी, ये ऐसे दिखने वाला संभाजी चाहिए मुझे। और उन्होंने वो इस लड़के को लेके प्रोफेशनल स्टेज पे इस इथे ओशाळला मृत्यु नाम का एक ड्रामा स्टेज किया। बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और मेरे भाई को नाम मिल गया। अब सबको तो मालूम है उनका नाम कुलदीप पवार था। वो बहुत पॉपुलर एक्टर बन गए इन इयर्स टू कम। उनको जब उन्होंने उनकी इकिगाई को फॉलो किया और जब उस इकिगाई को उन्होंने डेवलप किया, होन किया, हाफ इकिगाई पे जब वो गए, तब एक मैजिकल दरवाजा खुल गया एंड ही गॉट व्हाट ही वांट। और फिर उन्होंने मेरे ख्याल से जो जिंदगी उसके बाद गुजारी, ही वॉज हैप्पी डूइंग व्हाट ही वॉज डूइंग। वो कभी भी थकते नहीं थे। वो दिन भर शूटिंग करते थे, एट टाइम्स रात को ड्रामा करते थे। फिजिकली थकते थे, मेंटली नहीं थकते थे, क्योंकि वो एंजॉय करते थे वो जो कर रहे थे। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलो करना कि हैव वी फॉलोड आवर इकिगाई। अभी देखिए ना,
मेरे जिंदगी में जैसे मैं ग्रो होते गया, मुझे कोई इकिगाई नहीं मिली, मेरी कोई इकिगाई थी ही नहीं। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, ठीक है, फिर सोचा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम करेंगे, ठीक है, ऐसे ही सब प्रैक्टिकल चीजें, कोई इकिगाई ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में जी रहा था। और जिंदगी में ऐसे कुछ हुआ भी नहीं। काफी अपॉर्चुनिटीज आए मेरे जिंदगी में, लेकिन आए और निकल गए। मुझे ना तो कोई आनंद मिला, ना कुछ हुआ, जस्ट ऑर्डिनरी लाइफ। एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि जिंदगी मेरी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और फिर एक सुनसान जगह पे जाके बैठा और मैंने खुद को पूछा, एक बता, अभी ये सवाल मेरे दिमाग में उस वक्त कहां से आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल मैंने खुद को पूछा कि ये बता, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? What would you like to do in life? Actually, बहुत सोचा मैंने, मुझे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। मैं सोचता रहा कि क्या ऐसी क्या चीज है जिंदगी में। हाँ, एक था कि मुझे पैसा कमाना है। हाँ ठीक है, हर एक को पैसा कमाना होता है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन लाइफ। बहुत सोचने के बाद ऐसा एक फ्लैश आ गया, एक फ्लैश जैसा एक थॉट मेरे दिमाग में आ गया और मुझे ऐसे लगा कि मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। बात करना, क्या बात करना? बिकॉज आई यूज टू रीड सिंस माई यंगर डेज। मैं बहुत पढ़ता था, अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ता था, अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है, जो मैं अप्लाई करता हूं जिंदगी में, वो मैं अगर लोगों से बात करूं, सो दे माइट अंडरस्टैंड समथिंग। ये मुझे करना है। दोस्तों, जब मुझे ये महसूस हुआ कि दिस इज व्हाट आई वुड लव टू डू, ऐसा एक फीलिंग मेरे अंदर में आ गया जैसे मुझे मेरी इकिगाई मिल गई। मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन मेरे दूसरे मन ने वापस सवाल किया कि एक तो तेरा सुनेगा कौन, नंबर 1, खाएगा क्या, पैसा कहां से आएगा? अभी ये तो मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल यही था कि तुझे अच्छा क्या लगता है। यह जवाब मुझे मिल गया था दोस्त। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बात कर सकता हूं, मैं क्या समझा सकता हूं। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गई कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा सकता हूं। और उस पर मैं अभ्यास करने लगा, स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा। क्या सिखा सकता हूं मैं यंगस्टर्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऐसे क्या लेसन्स सिखा सकता हूं जिनका उन्हें फायदा हो। देखिए, 2 चीज हुई। फर्स्ट थिंग, मुझे ऐसे लगा, ऐसे महसूस हुआ कि मुझे मेरी इकिगाई मिल गई है, नंबर 1, और मैंने उसे डेवलप करने की कोशिश की। हाफ इकिगाई पे मैं आ गया। और दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मैं ये 2 चीजें लेके जीने लगा, तब मेरे जिंदगी में एक मैजिकल डोर ओपन हो गया और आउट ऑफ द ब्लू लोग मुझे लेक्चर्स देने के लिए बुलाने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोगों को मालूम कैसे है कि ये मेरा सब्जेक्ट है। वो पूछने आए मुझे कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ लेक्चर दे सकते हो। कहां से आए ये लोग, मुझे नहीं मालूम। इसलिए इस चीज को मैं एक मैजिकल डोर कहता हूं। ऑटोमेटिकली चीजें शुरू हो गई। मुझे लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए देने लगे।
कुछ मिलता नहीं था, सब ठप थी जिंदगी। लेकिन द मोमेंट आई फाउंड माई इकिगाई एंड स्टार्टेड होनिंग इट, आई स्टार्टेड गेटिंग मनी, स्टार्टेड कुछ होने लगा जिंदगी में। फिर कोई एडिटर मिल गया, फिर उसने मेरे आर्टिकल्स छपवा दिए पेपर्स में, और कुछ हो गया और कुछ हो गया। इतनी चीजें मेरे जिंदगी में हो गई जब मुझे मेरी इकिगाई मिल गई। कई लोगों को जिंदगी में इकिगाई मिलती नहीं है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप पूछेंगे कि हमें तो कोई इकिगाई मिली नहीं, क्यों नहीं मिली? दोस्तों, इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इकिगाई का मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कुछ मिल गया और ऐसा कुछ खुल गया, खुल जा सिमसिम टाइप, और आपके ऊपर पैसे की बारिश हो गई, ऐसा नहीं है। इकिगाई, फाइंडिंग योर इकिगाई इज फाइंडिंग द सॉफ्ट स्पॉट विच मेक्स यू हैप्पी। समझने की कोशिश करिए। अगर आज तक आपको आपके जिंदगी में कोई इकिगाई मिली नहीं है, तो फिर पूछिए खुद से कि ऐसी कौन सी चीज है मेरी जिंदगी में जो मुझे अच्छी लगती है, जो करने में मुझे मजा आता है। फाइंड आउट। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल, जो करने से आपको ऐसे लगेगा कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, बट फाइंड योर इकिगाई। कुड बी एनीथिंग। कोई कहेगा बेसिकली ये कब शुरू होगा? जब आप ढूंढने लगोगे। ढूंढने की कोशिश करिए। बचपन से देखिए क्या अच्छा लगता था मुझे। हाँ, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता था। एक चीज देखिए, कभी कभी इकिगाई भी बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की इकिगाई एक में ही हो। इकिगाई कई चीजों में हो सकती है, और कई बार जिंदगी में जो कभी ये इकिगाई थी ऐसे लगा था, वो इकिगाई खत्म हो जाती है। सो हमको ऐसे लगता है कि अरे अभी तो कोई इकिगाई नहीं, इकिगाई होती है, हम ढूंढते नहीं। सो मुझे इस सेशन में आपसे यह कहना है कि अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो करने में मुझे आनंद मिलता है, अगर ये आपको मिलती है, स्टार्ट डूइंग इट। मुझे याद है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसलिए बोल रहा हूं। मुझे याद है बचपन में मेरे एक कजिन थे, और उसे सीटी बजाने की बहुत आदत थी। वो हमेशा सीटी बजाता था। तो हम उसको कई नाम दिए थे हमने उसे, कि वो सीटी बजाता था और गाने गाता था सीटी में। तो बहुत बार वो डांट खाता था कि अरे सीटी क्या बजाते हो, सीटी मत बजाओ, सीटी मत बजाओ। तो जब हम खेलते थे वो सीटी बजाते ही खेलता था, और वो गाना गाता था सीटी में, सीटी से गाना बजाता था। जैसे बड़ा होते गया तब उसकी ये जो क्वालिटी थी, टैलेंट थी, वो भी और बढ़ गई। फिर स्कूल में उसको सीटी गाने के लिए बुलाते थे गैदरिंग विदरिंग में, वो और एल्स भी सीटी बजाता था। लोग फिर उसकी सीटी सुनते थे। घर में उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि यार ये आदमी ने दिमाग खा रखा है, दिन भर सीटी बजाता है, इसको बंद कराइए। तो बहुत सारे बड़े लोगों ने उसे आके बताया कि बॉस ये सीटी बजाना बंद करो। तो वो कहता था कि सीटी बजाना ही मेरी जान है, आई कांट स्टॉप। हाँ, आप अगर घर में सीटी मत बजाओ कहते हैं तो मैं घर बाहर जाके कहीं दूसरी जगह पे सीटी बजाऊंगा, लेकिन सीटी तो बजाऊंगा। अभी ठीक है भाई, सीटी बजाता है बजा, उसको इंजीनियर बनाया, तो अभी ये इंजीनियर भी बन गया।
तो जहां पे जाता था वहां पर भी सीटी बजाता था, तो लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन उसने मेरे ख्याल से 3-4 साल इंजीनियरिंग नौकरी की, इंजीनियर होने के बाद, लेकिन वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया। एक दिन उसने नौकरी छोड़ी, घर आया और उसने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा फिर करोगे क्या, खाओगे क्या, अच्छी सारी नौकरी छोड़ के आए हो। मैं सीटी बजाऊंगा। अरे सीटी बजा के क्या करोगे, वो नहीं मालूम मुझे, मैं सिर्फ सीटी बजाऊंगा। और वो सीटी देखिए, ही फॉलोड हिज इकिगाई। ऑलरेडी उसने उसका टैलेंट डेवलप किया था, हाफ इकिगाई पे आ गया। ऑब्वियसली हाफ इकिगाई और फुल इकिगाई, ये टर्मिनोलॉजी यूज की है टामाशिरो नाम के, टिम टामाशिरो नाम के एक व्यक्ति ने, जो ऑथर है, इसने ये कॉइन किया है वर्ड। सो उसको हाफ इकिगाई मिल गई और ऐसे मैट्रिक्स हिल गया उसके जिंदगी का कि उसको लोग कॉन्सर्ट में बुलाने लगे, बड़े बड़े शोज में बुलाने लगे, और वहां पे वो सीटी के प्रोग्राम्स करने लगा। वो इतना पॉपुलर है आज कि टोटल उसकी जिंदगी सीटी बजाने पे चली है। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज लविंग व्हाट ही इज डूइंग। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसे लगता है, जैसे ये लोग कहते हैं कि इकिगाई की भी कराटे जैसी बेल्ट्स होती है। कराटे में बेल्ट्स होती है ना, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, 2 ब्लैक बेल्ट। वैसे इकिगाई की भी बेल्ट होती है। इसका मतलब आपकी जो ये पुल है, वो चाह जो है, वो अगर बहुत है इस सिटी वाले जैसी, तो आपकी इकिगाई 10 पे है। तो ऐसे पागलपन आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपकी इकिगाई अगर व्हाइट बेल्ट है या येलो बेल्ट है या ऑरेंज बेल्ट है, ऐसी है, टाइम पास के लिए है, तो फिर इतनी बड़ी छलांग न लगाइए। नहीं तो कई कई लोग अगर ये सेशन देख के प्रभावित होंगे तो नौकरी धंधा छोड़ के इकिगाई के पीछे लगेंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है। अगर आपकी इकिगाई व्हाइट बेल्ट की है, येलो बेल्ट की है, ऑरेंज बेल्ट की है या ग्रीन बेल्ट की है, तो वो डेवलप करने की कोशिश करिए और देखिए यूनिवर्स उसे कैसे रिस्पॉन्स देता है। यू डोंट डू एनीथिंग, लेट द यूनिवर्स डू समथिंग, कंस्पायर। हाफ इकिगाई करने के बाद द यूनिवर्स कंस्पायर्स। और इसलिए मैंने जो दूसरा चार्ट आपके लिए मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है। देखो, इफ यू कैन सी दिस, इज इट इन अलाइनमेंट? फर्स्ट थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू लव। ओके, जैसे दूसरा कहा मैंने कि उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। हाँ, अभी तीसरा, जब आपकी ये इकिगाई डेवलप हो जाती है तब ये ऑटोमेटिकली लोगों के काम आती है। देन पीपल लाइक इट, पीपल लव इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं कि वो जो पहले चार्ट में मैंने दिखाया था आपको, क्या कहते हैं वो, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। और यहां पे क्या लिखा है, वॉट यू कैन बी रिवॉर्डेड फॉर। ये रिवॉर्ड जो है, एक तो जब ये आगे के दो, ये हाफ इकिगाई जब होती है, इकिगाई जब होती है, तब ऑटोमेटिकली लोगों को वो पसंद आने लगती है। और जब लोगों को पसंद आने लगती है तब ऑटोमेटिकली आप
काइंड में या मॉनिटरीली रिवॉर्ड होते हो ऑटोमेटिकली, दिस इज फुल इकिगाई। बट ये जो सेकंड हाफ है इकिगाई का, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ हाफ इकिगाई है। जो आपको अच्छा लगता है, फाइंड आउट व्हाट इट इज, उसको डेवलप करिए। देखिए, अगर आपको पेड़ पौधों में मजा आता है, लेकिन आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस छोड़ के नर्सरी नहीं निकालनी है। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है उसमें कुछ टाइम बिताना है। दिस विल गिव यू सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड ये सेटिस्फैक्शन ही इकिगाई है। उसको बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये आत्मा ही क्या कहते हैं, गुमा देते हैं जिंदगी में। वी लूज आवर सोल्स एंड डू वॉट एवर वी डोंट लाइक, बट दैट इज ऑल राइट। वो प्रैक्टिकल लेवल पे चीज है। लेकिन मैं एडिशनली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आज कि दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में ऐसी कोई वाइब्रेंट इकिगाई नहीं है, तो डोंट बॉदर। ढूंढने की कोशिश करिए कि ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, भाती है, और उसे करने की कोशिश करिए। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, नॉट एवरी डे लाइक अ रिचुअल, लेकिन उसके तरफ ध्यान दीजिए। वो बढ़ने लगेगी, वो बढ़ने लगेगी तो समाधान बढ़ने लगेगा, आनंद बढ़ने लगेगा। और ये दो चीज जब होगी, तब वी डोंट नो, अ मैजिकल डोर विल ओपन। But even if it doesn't open, it doesn't matter, because you have got your ikigai, you have got your meaning, you have got your purpose. दोस्तों, मेरी आज यही कोशिश थी कि इकिगाई इस सब्जेक्ट को आपको एक अलग अंदाज से, अलग नजरिए से पेश करना चाहता था। दिस इज माई इकिगाई। और जब भी मैं ये करता हूं, तब मुझे इतना आनंद मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतना समाधान मिलता है। और बाकी तो आप सब देख रही हो। मैं इसे रोज पॉलिश करने की कोशिश करता हूं, रोज पॉलिश करता हूं। मैं लोगों के काम आता हूं, और आई एम रिवॉर्डेड। आई एम रिवॉर्डेड इनसाइड, एंड आई एम रिवॉर्डेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो। माई लाइफ इज कंप्लीट। यही मैसेज है ओकिनावा के इन लोगों का। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आपके भीतर जाइए और आपकी इकिगाई खोजने की कोशिश करिए।